भाई सभी से निवेदन है, पंडाल से जो बाहर हैं वो सब पंडाल के अंदर आके बैठ जाएं। गुजरात सरपंच जी आप आगे, और लंबरदार जी, सोनम सरपंच जी, अरुण भाई, मनोज भाई, कमललाल जी, आप फिर क्या सर पीछे आ गए, प्लीज प्लीज भैया साथी सब खड़े हैं, अगर स्थान सभी साथी और सभी पंडाल के अंदर आकर के बैठ जाए, सभी साथी की पंडाल के अंदर आकर के बैठ जाए। अभी हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ यादव समाज के नेता, पूर्व में केंद्र में मंत्री सांसद माननीय डीपी यादव जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि जो हमारी मांग है, हाई रेजिमेंट की जो मांग है, इन्होंने अपने मुख से काफी बार इन्होंने उठाई भी है। मैं एक बार इनका इंटरव्यू देख रहा था तो इन्होंने बताया भी था कि मैंने स्पेशली जब मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे तो इन्होंने स्वयं जाके मात्र मुलायम सिंह जी से अनुरोध किया था कि यादव के एक बहुत बड़ी मान सम्मान और स्वाभिमान की मांग है, इसके लिए आप कुछ करें। ये इन्होंने खुद जाके मुलायम सिंह जी को उस वक्त कहा था। और अभी कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि यूपी में भी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें माननीय राजेंद्र जी भी गए थे, वहां भी इन्होंने हाई रेजिमेंट की मांग को प्रमुखता से उठाने का काम किया था। ऐसे हमारे कद्दावर नेता इस मांग को, भाई जी हम तो यही कहते हैं कि आप लोग समाज में जितने भी हमारे आपके संपर्क भी होंगे, पार्लियामेंट में सांसदों से जितने भी सांसद है, उनको इस बार आप एक कड़ी चेतावनी दे दें कि इस बार इस समाज ने 2 निर्णय लोगों ने लिए हैं। एक निर्णय तो वो कि जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो दूसरा कि वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट बनवाएगा। तो इस बार आप हमारे सम्मानित माननीय सांसद हैं, तो आपसे यही अनुरोध है कि आप लोगों का बहुत ज्यादा संपर्क रहा है, आप लोगों के बहुत से लिंक भी होंगे, आप अपने माध्यम से जितनी ताकत से इस आवाज को प्रमुखता से उठा सकते हैं उसको उठाने का भी काम करें। अब मैं 2 मिनट के लिए हमारा अरुण भाई है, उनसे अनुरोध करूंगा कि अरुण जी में अपने विचार रखें। बहुत ही मान सम्मान के से लाई हुई दोनों भाइयों की सरदारी यादवीर और बंगाली की संसद में आने को उनके पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे बीच में हमारे यादवों की आम नाम शाम डीपी यादव जी भी हमारे बीच में पहुंचे, इनको भी हम पहुंचने पर उनकी जवाब से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, ये बात हमें कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि हमारे यादव समाज को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने वाले और हमें यादव समाज की पहचाने दिलाने वाले हमारे माननीय मंत्री साहब डीपी यादव जी, वो भी आपके बीच में पहुंचे हैं आपकी सही रेजिमेंट का समर्थन करने के लिए। और नियंत्रण पहले भी वो अपने हर स्तर पर यही रेजिमेंट की आवाज में बुलंद करते रहे और आज भी आपके बीच में पूरा समर्थन देने के बाद दिल्ली पहुंचे, उनकी एक बार और जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। शान है हमारे आदमियों की डीपी यादव जी, तो इसी बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय यादव, जय यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सरपंच सोशल जी से भी अनुरोध करूंगा 200 छोटे सरपंच भी रखें। भारत माता की, भारत माता की। केंद्र में रहे हमारे डीपी यादव जी और हमारे यहाँ इलाके में इस पावन धरती पे आए, इनका बहुत ही बहुत धन्यवाद इलाके की तरफ से।
साथियों, एक महाराज कमेटी ने निर्णय लिया है, 71 कोर कमेटी के सदस्य ने और इलाके के सरदार थे, आपकी बार आर या पार, आर या पार हम तो उसी दिन से लग रहे हैं। 2018 से हमारी कमेटी और इलाके के सरदार चाहे महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो, नागौर हो, राजस्थान हो, आप तो यूपी हो या बिहार, हम रुक नहीं रहे उसी दिन से। और आपकी बार कमेटी गांव गांव में जा रही है और गांव गांव जाकर महिला मातृ शक्ति को भी सबको जगा रहे हैं, युवा साथियों को भी जगा रहे हैं। और आने वाली 23 तारीख को जरूर हो जाएगा। याद आज होता हूँ 27 करोड़ यादव है, 27 करोड़ मतलब 2% भी अगर चुना आ गए तो 2 या 3 लाख आदमी इकट्ठे हो जाएंगे और सरकार को चेतावनी दिलाते इस पंचायत से, या तो हमारी अरेंजमेंट बनवा दो, 5000 रुपए की लड़ाई होगी, यहाँ से बहुत बड़ा तक चला जाना, लोगों की संख्या ना होने की नहीं होती बात। तो मैं आने वाली महिला को भी आने वाली 23 तारीख को अपनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेके आना है हर व्यक्ति। और मैं तो 500-700 बार सिंगापुर गाँव का सरपंच हूँ और 500 या 700 लेडीज सभी आएंगे मिलके और युवा साथी भी आएंगे, हजारों की संख्या में सिंगापुर गाँव से। आगे हर गाँव की ड्यूटी बनती है। साथियों, हम अपना हक मांग रहे हैं और आपकी बार हक लेकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो गई हो, चाहे रोड रोकना पड़े, चाहे रेल का फाटक मांगनी पड़े, कुछ भी करना पड़ गया, चाहे संसद का घेराव हो जाए, तो रुके नहीं। अब की बार लगेगा ना, आने वाली 23 तारीख को कम से कम 2-3 लाख आदमी इकट्ठे होंगे और आपका जमून और हम तो यादव जी क्या है उस दिन 23 तारीख को आप आ जाता और हमारा संख्या बन इतना और मतलब हमारी इसमें इतनी जान बढ़ जाएगी। तो मैं आप लोगों से भी विनती कर रहा हूँ, उस दिन 23 तारीख को आप जरूर आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हमारे बहुत ही और साथी कोर कमेटी के सदस्य आदरणीय मनोज यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी मुखाग्नि से इस सभा को संबोधित करें। मनोज यादव जी। मेरे को कुटुंब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं हयातपुर गांव और बामरोली गांव की सरदारी का आज यहां पहुंचने पर बारंबार स्वागत करता हूं। साथ साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे बीपी यादव जी का भी पूरी कमेटी की तरफ से, पूरी सरदारी की तरफ से बारंबार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ साथ हमारे भाजपा युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष और माननीय बीपी यादव जी के दामाद जितेंद्र राव जी का भी यहां पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पितापुर बुजुर्ग नौजवान साथियों, जो हमारा यादव समाज का इतिहास रहा है वो गौरवशाली इतिहास रहा। हमारे पूर्वजों ने इस देश को बढ़ाने में और इस देश की रक्षा करने में बहुत से बलिदान दिए। जब ये हमारा देश गुलाम था तो गुलाम के दौरान भी हमारे पूर्वजों ने इन अंग्रेजों के खिलाफ न तो जरूरत बनाने का काम किया था, इन अंग्रेजों के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ने का हमारे पूर्वजों ने काम किया था, जिसकी देर थी कि जब भारतीय सेना में अंग्रेजों ने रेजिमेंटें बनाई तो अंग्रेज हमें पानी करके पुकारते थे, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग उनके आमने सामने की टक्कर मिलकर आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे। उसी का परिणाम था कि जब भारतीय सेना में रेजिमेंट बने तो हमारे रेजिमेंट नहीं बढ़ पाए। लेकिन देश आजाद होने के बाद जब तो हमारा देश गुलाम था, हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम मांग नहीं सकते थे, जैसा उन्होंने निर्णय दे दिया हमने उनको स्वीकार कर लिया। लेकिन देश आजाद होने के बाद चाहे 1948 का बड़गांव युद्ध हो, चाहे 1965 की पूरे बांग्ला की लड़ाई हो, जो विश्व की 8वीं लड़ाई मानी जाती है, जिसमें 120 सैनिक शहीद थे, जिसमें से सिर्फ 114 मेरे वीर ही सैनिक थे। और कई बार देश के कई प्रधानमंत्री इस देश के इस बारे में जिक्र कर चुके हैं कि शायद वो 1962 में यदि 114 वीर हीर उस टाइम लड़ते नहीं तो शायद आज हमारे पास लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमारे पास नहीं होता। तो ये हमारे पूर्वजों की ताकत थी। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए हमेशा बलिदान देने का काम किया है। चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे संसद में हमला हो, चाहे अक्षरधाम पे हमला हो और चाहे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हो, कहीं भी इस देश में शहादत हुई है, कहीं भी इस देश के लिए खोता है तो सिर्फ
नौजवानों खून जो वंश समाज का रहा है। तो इतना बलिदान और इतनी साधन देने के बावजूद जो हमारे मान सम्मान और संविधान की मांग है, सेना में ही रखने का गठन, वो आज तक सरकार ने पूरी नहीं की है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और मैं इस सरकार को चेतावनी चाहता हूं कि हमारे पूर्वज बहुत शांतिपूर्ण पूर्वज है। उन्होंने हमें सरकार जो संस्कार दिए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके के दिए हैं, लेकिन ये हमारी शांति को ये सरकार हमारी काय तना समझे। यदि इस बार सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं करी तो इस सरकार को भी इससे गुजारे का काम हम प्रदान करेगी। मेरे तो बड़े साथियों, हमें बहुत दुख होता है जब 26 जनवरी को झांकी निकलती है, जब हमारे नौजवान उन परेड में शामिल होते हैं, लेकिन जब उनका नाम नहीं लिया जाता, जब कहीं ये कहा जाता है ये असम रेजिमेंट आ रही है, ये गोरखा रेजिमेंट आ रही है, ये मराठा रेजिमेंट आ रही है, विभिन्न प्रकार की रेजिमेंट आ रही है, लेकिन जब ही रेजिमेंट का नाम नहीं आता तो कहीं ना कहीं हमारे सीने में ठेस लगती है। जब हमारा नौजवान इस देश की रक्षा करते हुए सेना में शहीद होता है, तो जब उसका कार का शरीर हमारे देश में आता है तो उसमें किसी और रेजिमेंट का नाम लिखा होता है, तो इस यादव समाज को बड़ा दुख होता है। माननीय यादव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी ने और इस इलाके ने इस बार यह निर्णय लिया है कि चुनाव को लेकर इस बार हम आर और पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। माननीय यादव जी, इस बार जो तंबू सरकारी ने लगाया है ये किराए का तंबू नहीं है, ये खरीद लिया है, ये फतेह वचन जो हमारे तंबू का नाम होगा। तो मेरे नौजवान साथियों, दो फैसले माननीय सांसद जी हमने और की सरकारी वो भी आपको अवगत कराऊंगा कि आने वाली 23 तारीख को सब लोग अपने घरों पर पीला झंडा लगाएंगे और 23 तारीख को एक विशाल जनसभा यहाँ होगी और उस दिन जो किसान आंदोलन में टोल फ्री नहीं हुआ उस टोल फ्री का काम करने में सरकार काम करेगी। तो मेरे नौजवान साथियों, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 23 तारीख को आना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपने बहुत ही ओरस्वी साथी यदेंद्र राव जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपनी मुखाग्नि से इस सभा को संबोधन दे। यदेंद्र यादव जी। आसपास के सभी गांवों से आई हुई सरदारी, मेरी माताएं, बहनें व युवा साथियों, आप सबको मेरा नमन, प्रणाम, नमस्कार। आज अहिर रेजिमेंट की इस पावन धरती पर जो आप ये धरना कर रहे हैं उस पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय मंत्री जी को भी पहले आना था, पर आप सबको जैसे कि विदित है यूपी में चुनाव थे, व्यस्त कार्यक्रम होता है, बहुत जगह इन्होंने भी जाना था, नहीं आ पाए। अभी भी काफी जगह जाना था तो उन्होंने बोला कि मेरी इच्छा है मैं कल जाके आऊंगा वहां पर। सारी बिरादरी वहां पर बैठी है क्योंकि वीर अहीरों का हमेशा, आपको शायद पता नहीं हो, मैं एक बार एक चीज से विदित करा दूं। मंत्री जी लोकसभा राज्यसभा दोनों से सांसद रहे हैं, 5 बार विधायक भी रहे हैं, परिवार के बहुत लोग भी रहे, मंत्री भी रहे हैं। पार्लियामेंट में अगर सबसे पहले कोई संसद के अंदर अहीर रेजिमेंट का मुद्दा उठाने वाला था तो वो माननीय डीपी यादव जी थे। बहुत कम लोगों को ये बात पता है, पर समाज के लिए जब भी बात हुई है आगे बढ़कर इन्होंने, चाहे रक्षा की बात हो, किसी का साथ देने की बात हो, लोगों को रोजगार देने की बात हो, बच्चों को शिक्षा देने की बात हो, सबसे पहले समाज के लिए आगे खड़े हुए हैं। आज भी यूपी से, पंजाब से, हिमाचल से, फिर यूपी होते हुए चलते हुए सुबह सुबह आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। मैं नमन करता हूं ऐसे जात बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा डीपी यादव जी खड़े होते हैं। हमारा हरियाणा, खासकर हमारा जो ये क्षेत्र है, सैनिकों की, रणबांकुरों की, वीरों की वीर भूमि रहा है। रेजांगला युद्ध में आप सबको बताया सबसे ज्यादा शहादत हमारे क्षेत्र से हुई है। नसीबपुर की पहाड़ियां आज भी उनकी मृत्यु लाल है। जब वहां पर अंग्रेजों से हमने लोहा लिया था, नसीबपुर में जो स्मारक स्थल है शहीदों का, वो भी हमने, आप सब लोगों को पता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा माननीय मंत्री जी के बारे में। हमारे आगे वीर शहीद हुए राव तुलाराम जी, उनके जब डाक टिकट जारी हुई थी तो उसकी मांग करने वाले मंत्री जी थे, उनकी वजह से डाक टिकट पार्लियामेंट की तरफ से जारी हुई थी। और न केवल उनकी, दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी यादव थे, उनकी डाक टिकट भी मंत्री जी के बदौलत जारी हुई थी। ज्यादा बातें ना कह के मैं करूंगा कि शांति प्रिय आंदोलन है, सभी तबकों के, समाज के सभी पार्टियों के लोग आ रहे हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से हूं, आपने काफी साथियों को पता है, प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहा हूं, अभी भी मेरे पास जिम्मेदारी है। लेकिन ये समाज का आंदोलन है, शांति प्रिय आंदोलन है, ना किसी सरकार के खिलाफ है। हमारी अपनी मांग है, हर एक को अपनी मांग रखने का लोकतंत्र में हक है, हम भी अपनी मांग रख रहे हैं।
और पूरी उचित कारणों से रख रहे हैं, क्योंकि हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहा है। मैं माननीय मंत्री जी के साथ दिसंबर में कार्यक्रम में था, जहां राव इंद्रजीत सिंह जी भी थे, इनकी राव तुलाराम जी की प्रतिमा का अनावरण था। तो जिस गांव में वो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम हमारे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी का था। तो वो भी वीरों की धरती, जहां से मंत्री जी चुनाव लड़के 5 बार विधायक बने थे, मंत्री बने थे, वो है। इसी प्रकार ये भी हमारी वीरों की वीर भूमि है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम सब लोग आपके साथ तन मन धन से हमेशा खड़े, आधी रात को भी आप बात करेंगे, हम आपके साथ हैं। और मैं आगे की कार्रवाई क्योंकि माननीय मंत्री जी को भी जाने में मंच को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में भगवान फौजी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपने मुखाग्नि से आपको संबोधित कर, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जितना शौक में वो बड़ा भाषण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मातृशक्ति थोड़ा सा बैठ जाए। मैं बलवान फौजी महेंद्रगढ़ से मंत्री महोदय आज हमारे बीच पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाता है, अनुमति नहीं चाहिए, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सभी साथियों ने आने वाली 23 तारीख को जो भी हाई रेजिमेंट को लेकर के बातें बताई हैं, मैं 4 तारीख से और आज तक का मंत्री महोदय को सिर्फ 2 मिनट में एक पूरी रूपरेखा से अवगत करवाता हूं। मंत्री महोदय, ये 4 फरवरी को अनिश्चित कालीन धरने के लिए या खेल की दौलत पवित्र सदन पर जो आमजन सारे 36 बरादरी के लोग यहाँ पहुंचे थे, और उस दिन इतना बड़ा सैलाब था कि एनओसी का कोई कमांडर बड़ा यहाँ पर हमारे वहां बीच में फंस गया था। आप पुलिस के हाथ पर फूल गए थे। हमारे यहाँ से जितने वॉलंटियर थे 100 वॉलंटियर गए, और एनएससी की 4 गाड़ियां जो कमांडो होते हैं उनकी 4 गाड़ियां भर के आकर के उनको निकाला गया था। और आपने भी मंत्री महोदय, आपने भी देखा होगा इंग्लिश के अखबारों में, हिंदी के अखबारों में, पूरे के पूरे अखबारों में उस दिन प्रकाशित हुआ था। मंत्री महोदय, 4 तारीख के बाद हमने 13 फरवरी को एक सांकेतिक शक्ति प्रदर्शन किया था। आपको बताना चाहता हूं, उस दिन हमारे पास 50,000 से 60,000 लोग आए थे, और उस दिन भी शांतिप्रिय तरीके से हमने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। अब आने वाले 23 मार्च को हमने एक शहीदी दिवस मनाने का काम किया है, और वो शहीदी दिवस उस दिन या लाखों की तादाद में रहेंगे। या आस पड़ोस के जो 150 गाँव है, इनकी सरकारी रोज 2 या 3 गाँव के लोग यहाँ पर सुबह 11 बजे आते हैं और शाम को 4 बजे जाते हैं। ये मातृशक्ति आपके सामने बैठी है। ये रोजाना इतने तादाद में से ज्यादा भी तादाद में आकर ये भजन कीर्तन द्वारा किशन करके जाते हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि जहां भी वैसे तो आप जिस प्रकार यतेंद्र भाई ने बताया, हर बार आप आवाज उठाते हैं और हमसे आशा और विश्वास करते हैं हम आपसे कि जब भी किसी भी प्रकार की और बात आपके लिए कहना चाहता हूं, पहले यूपी के सांसद मंत्री हो जो हमारे इस धरने पर समर्थन दिया, जो कहता है तो स्वागत किया जाए मंत्री महोदय का। जय हिंद, जय भारत, तो माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माली पहलवान जी का। अनुरोध करूंगा, हमारे पूर्व में मंत्री रहे, सांसद रहे, राज्यसभा लोकसभा में, और बहुत ही यादव समाज के कद्दावर नेता भाई युवा साथी बरंदा है सारे माननीय मंत्री जी, सारे आराम से बैठ के मंत्री जी आए हैं, और हाई रेजिमेंट की इस मांग को हमारे मार्गदर्शन में देंगे और कैसे इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं, इस तरह से अपनी बातों से इस पंडाल को संबोधन देंगे माननीय मंत्री जी डीपी यादव जी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री डीपी यादव जी। यहाँ मौजूद सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, आपकी हिम्मत की तो दाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि एक ऐसे मुद्दे को जो लगातार बरसों से पार्लियामेंट में और केंद्रीय सरकार के सामने अलग अलग समय पर लोग रखते रहे हैं, लेकिन 96 तक जब मैं लोकसभा में था तब तक किसी ने भी ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया नहीं था।
अवसर अच्छा था। मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे और यादव महासभा जो नजफगढ़ एरिया की और हरियाणा की मिलजुल करके बनी थी, उस यादव महासभा के करीबन 50 लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में उठना चाहिए, क्योंकि देश में जो करोड़ों यादव नौजवान हैं वो भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है। मेरे मन में काफी वक्त से ये बात थी। जब मैं आयुर्वेद डिग्री कॉलेज शिकोहाबाद में प्रोग्राम देने गया था तो वहां के नौजवानों ने इकट्ठा होकर के मुझसे बात कही थी। फिर लखनऊ में, फिर गोरखपुर में, फिर आजमगढ़ में, फिर बस्ती में, गोंडा में, देवरिया में, यानी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में। हरियाणा में स्वर्गीय राव तुलाराम जी की मूर्ति का अनावरण था नारनौल में। मैं भी वहां मौजूद था। अनावरण के कार्यक्रम में हम 6-7 MP थे वहां पे। शरद यादव भी थे, मैं भी था, राज बब्बर भी था और भी कई लोग थे। हमने अनावरण के वक्त में इस मुद्दे को वहां भी उठाने का काम किया था। उसके बाद में 96 में यानी 1996 में जब मैं लोकसभा में था तो लोगों की राय बनी और मेरा भी सोच था कि जब तक पार्लियामेंट को ये नहीं बोला जाएगा हायर रेजिमेंट की स्थापना होनी चाहिए, तब तक लोकतंत्र की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंचेगी। तो मैंने इस सवाल को पार्लियामेंट में उठाया और माननीय मुलायम सिंह जी, जो कि हमारी आपकी बिरादरी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उस वक्त भी थे, रक्षा मंत्री थे, मैंने उनको ये बात उनके सामने रखी कि अब अवसर ऐसा है कि जब देश का करोड़ों नौजवान जो यादव नौजवान है वो चाहता है कि हम अपने पूर्वजों का इतिहास याद करके सेना में भर्ती होकर नए कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं और जब भी देश को जरूरत पड़े अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी इस देश की रक्षा करना चाहते हैं। सवाल स्पीकर के सामने था। स्पीकर ने सवाल को माननीय रक्षा मंत्री जी के हवाले कर दिया। तो जब मैं यानी बीच में पार्लियामेंट की जो लंच दोपहर के खाने का थोड़ा सा अवकाश मिलता है, उसमें बाहर निकला तो मुलायम सिंह जी और अमर सिंह जी, अमर सिंह जो मुलायम सिंह के बहुत ही चहेते थे, उन दोनों ने मेरे को कॉरिडोर में रोक लिया और रोक करके मुलायम सिंह सीधे सीधे मुझसे गुस्से में आकर के बोले कि तू तो हमारी बेइज्जती कराना चाहता है। मैंने कहा नेताजी, इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं। इस देश के करोड़ों नौजवान चाहते हैं कि उनके लिए एक मान सम्मान की जिंदगी जीने का रास्ता बने और हमारे वो लोग जो समाज को दिशा देते हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो MP हैं, जो MLA हैं, वो लोग इस बात को आगे बढ़ाएं कि यादव रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट मिलिट्री में होनी चाहिए। तो मुलायम सिंह यादव जी को, हालांकि मैं नहीं जानता, उनको नहीं आना चाहिए था गुस्से में, लेकिन गुस्से में आकर के बोले तू तो मेरी बेइज्जती कराना चाहता है। और यादव में सबसे बड़े नेता के रूप में मैं बोला, नेताजी मेरा बड़े और छोटे से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और ये बात अपने मन में आई कि यादव नौजवानों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अगर उनके सामने हम इस बात को पार्लियामेंट में रखते हैं और खुदारा खास्ते इस बात को केंद्रीय सरकार इसलिए स्वीकार करती है कि आप यहाँ के रक्षा मंत्री हैं, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन आपको नेताओं के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता। हर प्रदेश में, हर जगह, हर तरीके के नेता हैं।
यानी 15 मिनट की जद्दोजहद के बावजूद लोकसभा में इस बात को मुलायम सिंह यादव जी ने स्वीकार नहीं किया और स्पीकर से कहकर के कि मैं रिटिन में यानी लिखित में उत्तर दे दूंगा डीपी यादव को, उन्होंने जो सवाल पार्लियामेंट में डाला है, तो मैं बताना ये चाहता था, इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसमें कोई अपना बहुत बड़ा नाम पैदा करना चाहता हूं, लेकिन पार्लियामेंट में पहला व्यक्ति मैं था जिसने सवाल को पार्लियामेंट के सामने रखने का काम किया। बातें चली, उसके बाद में पार्लियामेंट में जो राम जी के ऊपर टिकट जारी हुआ, यादव महासभा के लोग जानते हैं, जब आप लोगों में कोई बैठा हो तब का आदमी, तो राम तुलाराम के ऊपर डाक टिकट जारी कराने का काम मैंने किया था। प्रमोद महाजन ने वो डाक टिकट जारी किया था और रामविलास पासवान सूचना प्रसारण मंत्री थे, उनके द्वारा मैंने चौधरी जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, आप लोग जानते हैं दिल्ली के चौधरी प्रकाश जी, उनके नाम पर जो टिकट जारी हुआ वो टिकट जारी कराने का काम भी मैंने किया था। यानी जब कुछ समय आया है, हम लोग अपनी मजबूत आवाज के साथ इस बात को हमेशा सरकार के सामने रखते रहे हैं, और जब योगेंद्र यादव जिसको परमवीर चक्र विजेता का ताज पहनाया गया हिंदुस्तान में, जो जिंदा है आज भी परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव, वो बुलंदशहर 24 का रहने वाला है, यानी उस टाइम में ही वहां से एमएलए था, उसको भी मान सम्मान दिलाने का काम उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, जब किसी ने वहां से आने के बाद उसका मान सम्मान नहीं किया, तब मैं और शरद यादव दोनों गए और 24 में उसका मान सम्मान कराने का काम गुजरात को भी घटना वहां पर हुई। तो मेरे कहने का मतलब है, जहां स्वाभिमान नहीं है वहां जिंदगी नहीं है, इसलिए जिंदगी जीना है और अपना नाम से जीना है, शान से जीना है, तो स्वाभिमान की रक्षा करने का काम करो, और स्वाभिमान की रक्षा करने का काम आप लोगों ने इकट्ठा होकर के तो किया है, लेकिन इसमें लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी परिभाषा है वो संख्या बल है। तो अगर आपने निर्णय ले लिया होता उससे पहले कि भाई जो रेजिमेंट की बात करेगा उसके साथ ही हम आगे चलेंगे, तो अब तक हो सकता है मुद्दा तय हो गया हो, ये मुद्दा तय हो जाता। आप मजबूत खाते पीते ताकतवर लोग हो, अभी आपने जो ताकत इकट्ठा करना शुरू किया है, इसे पूरे देश का आंदोलन बनाने का काम करो, लेकिन आंदोलन ऐसे नहीं बनता कि हम एक जगह बैठ के टेंट लगा के टोपी पहन ली, कुछ नारे लगा लिए, इससे ज्यादा काम नहीं होगा। बल्कि हमारे समाज के कुछ लोग निकले, 5, 10, 15, 20 लोग, और वो लोग निकल कर करके प्रदेश व्यापी एक आंदोलन चलाएं, जिसमें हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाकर के इस बात को रखने का काम करें कि भाई हम चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट केंद्र की सरकार स्वीकार करे कि भारतवर्ष की मिलिट्री के अंदर, फौज के अंदर अहीर रेजिमेंट नाम की एक संस्था बने, जिसमें लाखों नौजवान जो भी देश की सेवा करना चाहते हो, वो हमारे देश के करोड़ों नौजवानों में से जो मिलिट्री में भर्ती होकर सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। इसलिए अहीर रेजिमेंट की स्थापना होना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है, क्योंकि मैं तो लोकसभा में भी रहा हूं, राज्यसभा में भी रहा हूं और प्रदेश की सरकार में भी रहा हूं, सरकार के काम थोड़े पहरे होते हैं, उनमें जोर की आवाज मारनी पड़ती है और अपनी ताकत को दिखाना पड़ता है। और अगर एक बार तुमने ताकत दिखा दी और इस बात में सरकार सहमत हो गई, तो इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा, और वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में तुम्हारा नाम चला जाएगा। तो मैं तो अपना समर्थन देने आया ही हूं। मेरी तो सबसे पुरानी और पहली आवाज थी, वो आज भी रिकॉर्ड है। आप लोकसभा में और राज्यसभा का रिकॉर्ड कभी भी निकलवा के
देख सकते हो कि हाई रेजिमेंट के ऊपर किसने बात अपनी रखी थी, कौन एमपी बोला था, उसमें डीपी यादव का नाम ही निकल करके आया था। इसलिए आज भी मैं समर्थन में हूं। मैंने पूरा इतिहास पढ़ा है, चाहे जंगला की बात हो, चाहे कुमारी रेजिमेंट की बात हो, चाहे महार रेजिमेंट की बात हो, जिसमें यादव नौजवान सबसे ज्यादा भर्ती होते हैं। हरियाणा के लोगों को ज्यादातर जानते होंगे, क्योंकि जानला में तो आपके बेटा ही थे, आपके बुजुर्ग भी थे, जिन्होंने अपने जान की प्राणों की आहुति दी और लड़ाई लड़ी। तो कुल मिलाकर आपसे कहने आया हूं, हमारी माता बहने बेटियां, इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के बेटे बड़े होकर के सैनिक बनते हैं। आप लोग यहाँ मौजूद हो, इसको एक आंदोलन बनाओ, खाली नारों से काम नहीं चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं रहा हो। इंद्रजीत सिंह जी मेरे साथ एक प्रोग्राम में अभी शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश में रामतुला राम जी की मूर्ति का अनावरण हुआ था, लेकिन मैंने बात तो उनसे भी की थी, उनको भी साथ लो। मैं तो कह रहा हूं पार्टी में क्या बात है, जितने भी लोग मिले, राव साहब एक बड़ा नाम है, यादवों के इतिहास का बड़ा घराना है, ताकतवर है, हर तरीके से मजबूत है, तो उनको आगे आगे लेकर के चलो। बाकी यादव जो भी जिस पार्टी में हो, जो आना चाहे उसका स्वागत करो। इस आंदोलन को पार्टियों में मत बांटना, पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि यादव स्वाभिमान की लड़ाई के नाम पर इस लड़ाई को, संघर्ष को करो, आगे बढ़ाओ। और हमारी माता बहनें जहां आगे आगे चलेंगी, किसी की ताकत नहीं है को आंदोलन को दबा सके, आंदोलन को रोक सके। तो कुल मिला करके मेरा कहना यही है, हम जैसे लाखों लोग आपके साथ आएंगे और पूरी ताकत के साथ आएंगे, जहां कहोगे आपका साथ देंगे। लेकिन अपना जो रूप, अपना प्रारूप, अपने आंदोलन का जो चलन बनाओ, हरियाणा से बनाओ, क्योंकि हरियाणा में सैनिकों की तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ के जनसंख्या के लिहाज से कौशली तो सारा ही हीरो का मिलिट्री में है। तो कुल मिला करके इसमें मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी शामिल करो, इसमें विद्यार्थियों को भी शामिल करो, इसमें नेताओं को भी शामिल करो। कुल मिलाकर इस तरह का आंदोलन खड़ा करो, वरना तो 10-20 दिन, महीना 2 महीना आप टेंट लगा के फिर घर बैठेंगे। तसल्ली से अपने पूरे इत्मीनान के साथ आप लोग इस आंदोलन की पढ़े लिखे लोग हो, एक रूपरेखा बनाओ, उस कार्यक्रम को सिस्टमेटिकली चलाओ, उस कार्यक्रम में लोग शामिल होते हैं, आपकी न्यूज, आपकी खबर सरकार की तरफ भी जाती रहे, अखबारों की तरफ भी, टीवी की तरफ भी। इसके लिए प्रोग्राम बनाओ, पढ़े लिखे 5-7-10 लोगों को इकट्ठा करके 2-4 उनमें मिलिट्री ऑफिसर्स बड़े शामिल करो, कुछ प्रोफेसर, कुछ लेक्चरर्स, कुछ प्रिंसिपल, कुछ विद्यार्थी, इस तरीके से उस कमेटी में लो और उसका प्रारूप इस तरीके से बनाओ। आंदोलन तो अच्छा है, भावना आपकी पवित्र है, समाज को कुछ देना चाहते हो, समाज को जोड़ना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो। ये बच्चा यतेंद्र राव भी बीजेपी में है, तो हम तो कहते हैं किसी भी पार्टी में लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस आंदोलन को ताकत दो, इसको आगे बढ़ाने का काम करो और इसमें नौजवानों को जोड़ने का काम करो। कुछ नहीं तो कम से कम 50,000 नौजवानों की ताकत मैं आपको दे दूंगा, मेरे से नाम ले लेना, मैं आपको 50,000 नौजवानों के नाम दे दूंगा। उन्हें जोड़ो, यूपी की तरफ चलो, बिहार की तरफ चलो, हरियाणा की तरफ चलो, जोड़ करके इसको आंदोलन बनाने का काम करो और एक आवाज देने का काम करो कि आगे आने वाले चुनाव में जो अहिरवाल का वोट लेना चाहता है, वो आदमी हमारे बीच में आके आवाज दे कि भाई हम इस आंदोलन को, इस लड़ाई को लड़ेंगे। केंद्र की सरकार में भी, प्रदेश की सरकार में भी वो हमारा समर्थन करे। और जब आप जांच तो परख कर लो कि हाँ ये आदमी हमारा काम पूरा करेगा, आवाज उठाएगा, उसे वोट दो, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। इसी तरीके से आंदोलन को यूपी की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, राजस्थान की तरफ, इन तमाम प्रदेशों में निकालो, जुड़ेंगे लोग। मैंने अभी एक लाइव दे दिया था
अहिर रेजिमेंट के ऊपर, तो 2 दिन के अंदर अंदर करीबन 5 लाख लोगों की लाइफ वो मिली थी मेरे को, नौजवानों का। तो कुल मिलाकर के नौजवान चाहता है, क्योंकि बेरोजगारी बेचता है, और अहिर तो वैसे भी एक मार्शल देश की कौम है, चाहे खेती करता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे पढ़ता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, उसमें एक अलग किस्म का जोश है। वो जोश उसके राष्ट्र प्रेम को, देश प्रेम को साबित करता है, और जब भी जरूरत पड़ती है देश की सीमाओं पर उसने साबित किया है कि हाँ, अपने देश के लिए जीना चाहते हैं, अपने देश के लिए मरना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का प्रारूप बनाओ, और बढ़िया ढंग से जो आपकी बात बोले उस नौजवान को ताकत दो, उस नेता को ताकत दो, ताकि आपकी बात को विधानसभा में बोल सके, आपकी बात को लोकसभा में बोल सके, आपकी बात को राज्यसभा में बोल सके। इस तरह का प्रारूप, इस तरह का सिस्टम, इस तरह का चलन अपने समाज में बनाओ, अपने प्रदेश में बनाओ, और हमारे जैसे लोगों को तो जब कहोगे हम तो आपकी ताकत हैं, हम तो संघर्ष करते रहते हैं, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की, अपना संघर्ष तो चलता रहता है। किसी सरकार से ना आज तक झुके हैं, ना कभी झुकेंगे। हम किसी से डरते नहीं, झुकते नहीं, अपना संघर्ष करते हैं, नौजवान के लिए संघर्ष करते हैं, आज से नहीं, विद्यार्थी जीवन से किया है। तो आपको भी यही कहने आता हूं कि अगर इस बात की ताकत दे के आगे बढ़ाना है, अगर समझते हो वास्तव में हमारे बच्चों के लिए अहिर रेजिमेंट की स्थापना होनी चाहिए, तो इस आंदोलन को सही तरीके से चलाने का काम करो। आवाज सुनी जाएगी, ये हो सकता है देर हो जाए, तो टाइम लग जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी आवाज को दबाया जा सके, तुमको रोक दिया जाए। इसलिए तरीके से अपने आंदोलन को चलाने का काम करो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और हर तरह का सहयोग देने का आपको वादा करता हूं। आप लोग चलाइए, मैं फिर आऊंगा आपके बीच, आपसे बात करने के लिए, आपको सहयोग, आपको ताकत देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आप 2 मिनट का स्थान और ग्रहण करें। और जो आपने हमें मार्गदर्शन बताया है उसके बारे में मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि हमने इस आंदोलन का प्रारूप पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया है।